Hello students, welcome to the final lecture of determinant. देखिए डिटर्मिनेंट में ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत बार जो है वो देखा गया है कि इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं और वो कहाँ पे बेस्ड होते हैं, क्रैमर्स रूल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि क्रैमर्स रूल जो है वो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि ये 2 वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन है, इसको हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो नॉन होमोजीनियस का मतलब होता है कि ये जो C1 और C2 है, जो दो है, उनमें से कोई कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो होगा। यदि दोनों ही जीरो हो जाए, C1 भी जीरो हो जाए, C2 भी जीरो हो जाए, तो उस तरीके के इक्वेशन को होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। लेकिन C1 या C2 में से कम एक नॉन जीरो होगा, तो उस कंडीशन में इस तरीके के इक्वेशन को हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3y equal to 5 and x plus 4y is equal to 5। जैसे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे जैसे C1 C2 है वो जीरो नहीं है, तो इसलिए इसको हम जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कह सकते हैं। अब इसका जो तरीका है वो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम इसको जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो पहले स्टार्टिंग ऑफ द जो क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था कि कुछ एक ऐसा ऑब्जर्वेशन था जिसको देख करके समझ में आया था कि इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। और इसलिए जैसे डी निकालते हैं सबसे पहले, मतलब जो कोफिशिएंट है x का और y का जो भी है उसको डी डिटर्मिनेंट नाम दे दिया, और उसमें क्या लिखा, a1 a2 फर्स्ट कॉलम में और b1 b2 सेकंड कॉलम में। ठीक है, a1 a2 लिख लिया और इधर b1 b2 लिख लिया। d1 जो दूसरा डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखा वो कैसे लिखा, अब d1 को ऐसे समझिए कि 1 मतलब ये फर्स्ट प्लेस पे x था, इसके साथ a1 a2 था, लेकिन अब a1 a2 नहीं लेना है। d1 वाले में क्या लेना है, a1 a2 की जगह c1 c2 लेंगे आप। ठीक है, और सेकंड प्लेस पे और सेकंड कॉलम में जो है वो b1 b2 उसी तरीके से लिखना है जैसे इसमें लिखा था। d2 जब लिखोगे तो आपको फर्स्ट प्लेस पे a1 a2 जैसे इसमें है वैसे ही लेना है, लेकिन सेकंड प्लेस पे क्या करना है, b1 b2 की जगह c1 c2 लिख देना है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं। d1 जब लिख रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में हम c1 c2 लिख दे रहे हैं, सेकंड कॉलम वैसे ही दे रहा है। जब d2 लिख रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम वैसे ही दे रहा है, सेकंड कॉलम जहां b1 b2 था वहां c1 c2 आ जा रहा है। ठीक है, अब आगे x यदि हम निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला है, x निकालने का ये फॉर्मूला है, दैट इज d1 डिवाइडेड बाई d, d1 अपॉन d। और y कैसे निकालते हैं, d2 अपॉन d। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो इसमें d कितना होगा, d होगा आपका 2 1 है ना, 3 4, और इसकी वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 तो 5, तो d जो है वो 5 आ गया। d1 कैसे निकलेगा, तो d1 निकलेगा 5 5 जैसे यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात, फर्स्ट प्लेस पे, और इधर 3 4 आएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, 5 4 जा 20 माइनस 15, तो ये भी 5 आ जाएगा। d2 निकालूंगा तो d2 कैसे निकलेगा, तो सेकंड प्लेस पे अब जो है वो 5 5 लिखूंगा, मतलब 2 1 तो ऐसे ही लिखना है मुझे 2 1, और सेकंड जो प्लेस है वहां पे 5 5। क्लियर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर से 5 2 जा 10 माइनस 5, तो ये भी 5 आने वाला है। तो अब यदि मैं x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ, x निकालता हूँ यहाँ से, तो कितना आएगा हमारे पास, d1 अपॉन d, दैट इज d1 इज 5, d2 is d is also 5, so 5 by 5 is 1, और y कितना हो जाएगा, d2 by d, that is 5 by 5, अगेन दैट इज 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आया है, दैट इज x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। क्लियर, तो ये सॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से हम इस तरीके के इक्वेशन को बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन
मैं आपको सिंपल सा फंडामेंटल बताता हूँ जो कि हम स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ चुके हैं कि दो लाइन यदि इंटरसेक्टिंग होंगे तो क्या कंडीशन होती है, दो लाइन इंटरसेक्टिंग कब होते हैं, ये दो लाइन के इक्वेशन होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके का जो इक्वेशन होता है वो किसका होता है, लाइन का। तो दो लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं, उसके लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, है ना। और ये जब नहीं होगा तो हम कहेंगे कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। 2x2 ऑर्डर में तो आप चाहे तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इंटरसेक्टिंग जब लाइंस होंगे, लाइन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट होता है जहां पे वो दोनों पे लाइन करता है, तो एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, उनको सॉल्व करने से। लेकिन इस केस में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दैट मींस d शुड नॉट इक्वल टू 0, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि होगा तो d 0 नहीं होगा, और d 0 नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा उस सिस्टम का, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर, मतलब जो ये d है ना वो 0 नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल डिपेंडिंग ऑन d1 d2 दोनों ही 0 है, d1 भी 0 है d2 भी 0 है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, मतलब x भी 0 आएगा y भी 0 आएगा, क्योंकि d1 भी 0 है d2 भी 0 है d नॉन 0 है, तो x 0 आएगा y भी 0 आएगा, तो उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। और d1 d2 में से कम एक भी यदि नॉन 0 आ गया तो उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर, बट वो तो सही है, समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है कि सारे 0, d भी 0 हो, d1 भी 0 हो, d2 भी 0 हो, d भी 0 हो, d1 भी 0 हो, d2 भी 0 हो, तो उस कंडीशन में क्या होना होगा, उस कंडीशन में होगा क्या कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और ये कब होता है, ये तीनों कंडीशन कब होती है, तो आपको कोइंसिडेंट लाइन का कॉन्सेप्ट पता होगा कि लाइन यदि सेम ही है, मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन, ठीक है ना, दोनों लाइन सेम है, मान लीजिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। जस्ट लाइक इस तरीके से मैं दो लाइन लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो ये दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट कहते हैं, मतलब सेम लाइन, आइडेंटिकल लाइन्स हैं। और आइडेंटिकल लाइन्स हैं तो मतलब दोनों एक ही हैं, और दोनों एक ही हैं इसका मतलब उस पे जो भी पॉइंट लाइन 1 पे है वही लाइन 2 पे भी है, ठीक है ना। लाइन 1 और लाइन 2 दोनों सेम ही है, आइडेंटिकल है, मतलब इस कंडीशन में इस तरीके का जो होगा उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, जो भी पॉइंट उस लाइन पे है वो सारे सॉल्यूशन कहलाएंगे। और वो उस केस में क्या होगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, मतलब प्रोपोर्शनल है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, तो d भी 0 होगा। c1/c2 इक्वल टू b1/b2 है तो d1 भी 0 होगा, d2 भी a1/a2 इक्वल टू c1/c2 है, इसलिए d2 भी 0 होगा। क्लियर, तो इस तरीके का केस जब आ जाता है तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और सिंपली इसको लाइन के कॉन्सेप्ट से समझ कर सकते हैं, क्योंकि लाइन में यही कॉन्सेप्ट है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, तो हम कहते हैं कि लाइन कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट लाइन है तो सेम लाइन होने के चलते उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। जैसे इस तरीके का केस आ गया तो मैं कहूंगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इफ d इक्वल टू 0, d यदि 0 हो जाए और d1 एंड d2 0 ना हो, क्लियर, d 0 हो जाए और d1 एंड d2 0 नहीं हो, दैट मींस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कब होता है, ये इस तरीके का केस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ऐसा हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है और 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 है ना। तो यहाँ पे हो क्या है, 2/4 इक्वल टू 3/6 बट नॉट इक्वल टू 5/12। देखिए ये दोनों बराबर है, 1/2 है दोनों ही, ठीक है ना, लेकिन 5/12 इज नॉट 1/2। तो ये दोनों लाइंस क्या कहलाते हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है। और यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होगा। और इसीलिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 यदि है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर इस केस में भी होता है, बट वो दोनों c1/c2 के भी बराबर होते हैं। तो इस केस में तो लाइन कोइंसिडेंट हो गया, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। लेकिन इस वाले केस में लाइन पैरेलल कहलाएगा, और पैरेलल लाइंस है मतलब वो कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा हो, एक ही साथ कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स नो सॉल्यूशन आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, और इसको जो है वो हम क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली जो है वो देख सकते हैं। और किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इसको हम 2 वेरिएबल में जो है वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है ये,
थ्री वेरिएबल में देखेंगे उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे, जो कि मैं स्ट्रेट लाइन में भी डिस्कस करके बताया था, बट अभी हमने डिटर्मिनेंट पढ़ लिया है तो उसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। थ्री लाइन्स a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, कॉमा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 एंड a3x plus b3y equal to c3 are said to be consistent, are said to be consistent। consistent का मतलब होता है इसका सॉल्यूशन आए, यूनिक सॉल्यूशन आए, है ना, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आए। ठीक है, इस होने के लिए कंसिस्टेंट का मतलब आप जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको होने के लिए क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होने के लिए सिस्टम को, या इसको हम आप ये भी समझिए यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब कंकरेंट लाइंस हो। कंकरेंट का मतलब होता है तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा हो। ऐसा होने के लिए ये कंडीशन होती है a1 b1 c1, यहाँ से a1 b1 c1 फर्स्ट रो में लिख देना है, फिर a2 b2 c2 और फिर a3 b3 c3, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये कंडीशन है। थ्री लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी 0। क्लियर? और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तब भी ये 0 के बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है टू वेरिएबल के अंदर, और इसको बहुत इजीली जो है वो हम जो है वो याद रख सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था कि d जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं a1 b1 a2 b2। ठीक है, d1 को हम लोग लिखते हैं c1 c2 b1 b2, और जो d2 है हमारा दैट इज a1 a2 c1 c2। मतलब वो जो इक्वेशन दिया हुआ था हमने पिछला वाला का बता रहा हूँ, उस केस के लिए, पिछले वाले केस के लिए कैसे याद रखें बहुत इजीली। तो d यदि 0 हो जाए, है ना, तब तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, जैसे इम्प्लाइज सिस्टम हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। इसके लिए बता रहा हूँ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 वाला जो इक्वेशन था उसको सॉल्व करने के लिए d यदि d 0 नहीं हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यदि d 0 हो जाए, d इक्वल टू 0 हो जाए तो दो केसेस बनते हैं। क्लियर? दो केस बनेंगे कि d1 इज इक्वल टू d2 इक्वल टू 0, d1 d2 भी 0 हो जाए, d तो 0 है, d1 d2 भी 0 हो जाए। और दूसरा केस बनता है कि d1 एंड d2 इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही 0 ना हो। तो ये वाला केस यदि होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, और ये आ गया तो नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है। क्लियर? तो ये कंडीशन है जो कि हम याद रखेंगे। अब देखते हैं थ्री वेरिएबल्स के अंदर क्या है क्रैमर्स रूल। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। पहला इक्वेशन देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये गिवन इक्वेशन है हमारा। ठीक है ना, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं कि आएगा या नहीं आएगा, दो ही चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए जो क्रैमर्स रूल है वो कहता है कि हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सिमिलर टू वेरिएबल की तरह ही पहले हम d निकालेंगे, और d कैसे, किसको कहते हैं d, ये जो a1 b1 c1 है, a1 b1 c1, इसको a2 b2 c2, और ये रहेगा हमारा a3 b3 c3। दूसरा d1 निकालेंगे, और d1 में जब d निकालूंगा तो ये जो d1 d2 d3 है वो इसके प्लेस पे लिख दूंगा। ठीक है ना, d1 d2 d3, मतलब ये वाला नहीं लिखूंगा, इसकी जगह पे
ये लिखूंगा और बाकी दोनों सेम रहेगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसा रहेगा। D2 लिखूंगा तो इस बार मैं A1 A2 A3 लिखूंगा ऐसे ही A1 A2 A3, बट जो D2 है ना तो सेकंड वाला जो आपका Y को समझिए, Y वाला जो है कोफिशिएंट उसकी जगह D1 D2 D3 D1 D2 D3 और फिर ये C1 C2 C3 ऐसे ही रहने वाला है। और जब D3 निकालूंगा उसमें क्या होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसे लिखेंगे, लेकिन जो C1 C2 C3 है उसकी जगह पे D1 D2 D3 लिख लेना है और बहुत आसानी से हम ये लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहे हैं हम लोग, D1 वाले में फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हम D1 D2 D3 रखते हैं, सेकंड थर्ड कॉलम सेम रह रहा है। D2 वाले में सेकंड कॉलम में हम लोग D1 D2 D3 लिख रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड कॉलम वैसा ही का वैसा ही है। D3 में हम लोग थर्ड कॉलम में D1 D2 D3 लिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड उसी की तरह से है। तो इसमें x जो है वो कैसे निकलेगा, D1/D से, y कैसे निकलेगा D2/D से, और z कैसे निकलेगा D3/D से। ये इसी रूल को हम क्रैमर्स रूल कहते हैं। बट क्रैमर्स रूल की कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम याद करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। बट फिलहाल के लिए देखिए कि आप इसमें क्या याद रखेंगे किस तरीके से, कि d यदि नॉन जीरो हो, d मतलब दो ही चीजें हैं, d जीरो या तो d नॉन जीरो, तो d यदि नॉन जीरो होगा तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन तो होगा, ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो एक बार तो इसको हटा देता हूं और यहां से स्टार्ट करते हैं पहला केस से। इफ d is not equal to 0, then system has यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्लियर, लेकिन इसमें भी दो केसेस हैं। यदि d जीरो नहीं है, लेकिन यदि d जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन इसके दो केसेस हो सकते हैं इस वाले में, मतलब d तो जीरो आ चुका है, ठीक है, उसके बाद दो केसेस हो सकते हैं कि क्या D1 D2 D3 तीनों ही जीरो है क्या, ठीक है ना। D1 D2 D3 मतलब D1 D2 D3 ये तीनों ही डिटरमिनेंट वैल्यू यदि जीरो है, सारे के सारे जीरो हैं, ऑल आर जीरो, तो सिस्टम हैविंग यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब सिंपल सा समझने वाली बात है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस केस में तो फिर d तो जीरो नहीं है, नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, लेकिन ऊपर D1 D2 D3 सब जीरो आया है, तो x जीरो y जीरो z जीरो हो जाएगा, है ना। और जब ये होता है ना तो इसी को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। बट इस केस में क्योंकि d नॉन जीरो है तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा, बट एक ही सॉल्यूशन आएगा, 0 0 0, है ना, x जीरो y जीरो z जीरो, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन यदि एटलीस्ट वन ऑफ D1, D2 एंड D3 इज नॉट जीरो, कम से कम एक भी ऐसा हो गया कि जीरो नहीं है, मान लीजिए D2 D3 जीरो हो गया लेकिन D1 5 है, ठीक है, तो x तो 5 डिवाइडेड बाय सम नॉन जीरो नंबर मतलब 3, मान लीजिए D3 है तो 5/3, x तो 5/3 आ गया ना, y जीरो z जीरो, उसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, तो वो नॉन ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन आएगा इस केस में, है ना। तो सिस्टम हैविंग नॉन ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है उसमें मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि नो सॉल्यूशन वाला केस कब होता है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं जो कि हमें याद रखना चाहिए कि यदि d जीरो हो गया, जब d इक्वल टू जीरो हो गया, है ना, लाइक हमारा x कैसे निकलता था D1/D से, y कैसे निकलता है D2/D से, और z कैसे निकलता है D3/D से, ठीक। लेकिन यदि हमारा d जीरो हो गया तब भी दो केसेज हैं, ठीक है। यदि d जीरो हो गया तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि इस वाले केस के बाद हमें देखना होता है कि D1 D2 D3 यदि सारे ही जीरो हो, है ना, d जीरो है और D1 D2 D3 सब जीरो है, देन सिस्टम हैविंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना।
कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना सर। यूनिक सॉल्यूशन जब आता है तब भी कंसिस्टेंट बोलता है, ठीक है। सिस्टम कंसिस्टेंट है मतलब क्या बोल रहा है, डी नॉट इक्वल टू जीरो है। डी इक्वल टू जीरो है तो हम D1 D2 D3 भी यदि जीरो होगा तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्लियर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बट यदि एक भी कम से कम इनमें से नॉन जीरो हो गया, D1 D2 D3 में से कोई एक भी यदि नॉन जीरो हुआ है ना, इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, डी जीरो है लेकिन इफ एटलीस्ट one of D1, D2, D3 is non-zero, then system having no solution and the system is called inconsistent. Clear? तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या बता रहा हूँ, और इसको एक बार नोट डाउन करके एक बार अच्छे से समझ लीजिए। D नॉट इक्वल टू जीरो है तो सिस्टम का एक ही सॉल्यूशन होगा, फिक्स है। और D इक्वल टू जीरो है तो या तो इनफाइनाइट होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। तो इसमें भी D नॉट इक्वल टू जीरो है और सिस्टम का यदि मान लीजिए ट्रिवियल सॉल्यूशन है, D नॉट इक्वल टू जीरो और ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो D1 D2 D3 सारे जीरो होंगे। कम से कम एक भी यदि नॉन जीरो हो गया D1 D2 D3 में से, D नॉट इक्वल टू जीरो हो और D1 D2 D3 में से कोई भी एक नॉन जीरो है तो सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो ये चीज है। यहाँ पे एक्चुअली में अभी जैसे मैं टू वेरिएबल के अंदर लीनियर सिस्टम में टू वेरिएबल जब था तो मैं बता रहा था कि दो लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। आगे हमारा जो एक टॉपिक है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो हम वहां पे पढ़ेंगे कि 3D ज्योमेट्री में जो प्लेन का इक्वेशन होता है उसको हम एक्स वाई जेड वाला जो इक्वेशन अभी मैंने लिखा था उससे रिप्रेजेंट करते हैं। A1x + B1y + C1z = D1 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो एक तो एक्चुअली हम तीन प्लेन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तीन प्लेन के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे भी हम कुछ चीजें समझ में आ जाती है हमें, जो कि यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे कि देखते हैं, पहला केस देखते हैं। यदि मान लीजिए इस तरीके का कोई इक्वेशन दिया हुआ है, x + y + z = 1, 2x + 2y + 2z = 2 एंड 3x + 3y + 3z = 3, है ना। ये इक्वेशन हमारे पास है, ये तीन इक्वेशन है। इन तीनों को सॉल्व करना है तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा ये निकालना है मुझे, है ना। तो क्रैमर्स रूल से तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन यदि मैं डायरेक्टली भी देखूं यहाँ पे तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं क्वेश्चन देख करके कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, तो कितना होगा, एक होगा या इनफाइनाइटली मेनी होगा। तो यदि आप ध्यान से देखें तो x + y + z = 1 जो इक्वेशन होता है ना इस तरीके का, उसको हम प्लेन का इक्वेशन कहते हैं। तो मान लीजिए ये प्लेन 1 है। प्लेन कैसा होता है 3D ज्योमेट्री में, एक सरफेस को हम प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सरफेस का इक्वेशन होता है। x + y = 1 लिखता हूं तो एक लाइन का इक्वेशन 2D ज्योमेट्री में होता है, लेकिन x + y क्या है, ये प्लेन का इक्वेशन है, तो प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें इसी में देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इसको मैं फिलहाल के लिए प्लेन 2 और इसको प्लेन 3 कह लेता हूं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इन तीनों इक्वेशन को, तो इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसी वाले इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये वाला प्लेन आ गया। तो इसका मतलब प्लेन 1 हो या तो प्लेन 2 हो या तो प्लेन 3 हो, वो क्या है, तीनों कोइंसिडेंट प्लेन्स हैं, सेम ही है, कोइंसिडेंट प्लेन कहते हैं इनको, या सेम प्लेन, आइडेंटिकल प्लेन कह सकते हैं आप। तो इस तरीके के केसेस जब होते हैं तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि एक ही प्लेन का इक्वेशन है, ये भी वही प्लेन है, ये भी वही प्लेन है, तो इस पे जो पॉइंट होगा वो तो तीनों पे ही है ना, क्योंकि तीनों सेम ही है। ठीक, तो इस कंडीशन में सिस्टम का क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है वो इतना सारा कुछ हमें करना नहीं होता है, हमें बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चन देख करके हम बता सकते हैं कि वो जो है वो सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। तो इस केस में तो सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और वो एक बात और है कि जब सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो यूनिक तो होगा नहीं, जैसे मान लीजिए x = 2 y = 3, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। मतलब उसको लिखने का भी एक तरीका है, और वो कैसे करते हैं देखिए, इसको इसका सॉल्यूशन कितना होगा ये दिखाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो एक बार को यदि मैं लिख दूं कि x + y + z 1 है और 2x + 2y + 2z यदि 2 है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो यहाँ से यदि मैं लिखूं x = लेट कर लेता हूं कि मान लेते हैं कि x लैम्डा है, जहां पे लैम्डा कोई भी रियल नंबर है। क्लियर,
एक्स क्या है, लैम्डा है, और लैम्डा कोई रियल नंबर है, ठीक। वाई जो है वो म्यू है, और म्यू भी कोई भी रियल नंबर है, ठीक। तो जो जेड होगा वो कितना हो जाता है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, दैट इज 1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू, लैम्डा माइनस म्यू, एंड वेयर लैम्डा कॉमा म्यू बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लैम्डा होगा, ये म्यू होगा, तो ये 1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू होगा। ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिखने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे लैम्डा म्यू रियल नंबर है। जैसे मान लीजिए यदि मैं लैम्डा की वैल्यू 0 रखूं, म्यू की वैल्यू 0 रखूं, तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0,0,1 जो है वो इन तीनों प्लेन का एक सॉल्यूशन है। बट यू कैन पुट एनी सच वैल्यू, लैम्डा इक्वल टू 1 लेता हूँ, म्यू इक्वल टू 1 लेता हूँ, ठीक है, लैम्डा 1 म्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा -1, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। इस तरीके से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जो है उस सिस्टम के लिखे जा सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो ये वाला होगा, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला जो सिस्टम है वो हम के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका सीख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सेकेंड केस ये हो सकता है, देखिए सिस्टम में कि ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3 है, और 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 4 है ना, ये सिस्टम है, ठीक। अब जैसे आपने देखा था कि जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन का कहते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 लिख दूं, तो ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। मतलब यहाँ तो मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में है, लेकिन ये दोनों a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 जब होता है तो लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। उसी तरीके से 3D ज्योमेट्री में भी जब हम आगे पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री, तो आपको मैं बताऊंगा कि जैसे ये और ये प्लेन है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये वाला प्लेन इसके भी पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए जो 3 टाइम्स है इसका 1/3 1/3 1/3, ये तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, प्लेन पैरेलल प्लेन है, पैरेलल प्लेन्स, और ये वाला भी पैरेलल है, तो मतलब तीनों ही आपस में पैरेलल हो गए। इस तरीके का कुछ केस हो गया, ये प्लेन यहाँ है, इसके नीचे जो है वो या ऊपर कहीं भी, ये तीनों प्लेन पैरेलल हैं। अब ये जब 3 प्लेन है जो कि पैरेलल है इस केस में, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहीं पे इंटरसेक्ट आपस में करेंगे नहीं, ठीक है ना। एक तो सीलिंग पे है, एक फ्लोर में है, और एक बीच से मान लीजिए जा रहा है, तो इस तरीके का 3 प्लेन है, तो वो आपस में कहीं पे इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, नो सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके के सिस्टम में क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं आता है, और जब सॉल्यूशन ही नहीं आएगा तो उसको लिखने का तरीका भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है इस केस में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मान लीजिए इस तरीके का कोई इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 2, और तीसरा इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5, ओके। इस तरीके का पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे यदि ध्यान से देखें आप, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम प्लेन के इक्वेशन है, सेम प्लेन है, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से एक प्लेन है, लेकिन ये दोनों ही P1 प्लेन एंड P2 प्लेन बोथ आर सेम प्लेन, ये दोनों ही प्लेन क्या है, सेम प्लेन के इक्वेशन है, मतलब एक ही है। तो इसको तो मतलब एक ही है, ठीक है, तो इसमें से इसका तो जरूरत नहीं है, ये वाला तो आपका हो गया सेम प्लेन है। अब ये बचा, ये दोनों प्लेन बचा, तो ये तो सेम प्लेन नहीं है ना, ये अलग प्लेन है। तो मान लीजिए ये इस तरीके का प्लेन है, इस तरीके से इससे पास हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक बात बता दूं कि प्लेन जो है वो जब आपका 2 प्लेन होता है, इस तरीके से दूसरा प्लेन हो गया, तो जब यहाँ पे एक जो है ना प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो एक लाइन बनेगा, समझ गए बात, एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वहां पे बनेगा। जैसे मान लीजिए आप अपने 2 हथेलियों को ऐसे रख देंगे, एक प्लेन ये है और एक दूसरा प्लेन ये है, तो आपको एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिखेगा, और उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब दोनों पे कॉमन होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक वॉल ये रहा है ना, ये एक वॉल है, और एक इसको कट करके ऐसे जा रहा है, तो अब क्या बनेगा ना, ये इसको जो कट करते हुए जो जाएगा वो वहां पे एक पूरा का पूरा एक लाइन जो है वो हमें
मिलता बना हुआ मिलेगा, तो वो पूरा का पूरा लाइन जो है वो कॉमन है। तो इस केस में भी क्या होता है, सिस्टम का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और सबसे लास्ट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, फिर दूसरा है आपका 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3। और तीसरा जो इक्वेशन है वो इस तरीके से है, मान लीजिए कुछ ऐसा है जो आपको देखने से समझ में नहीं आएगा। तो 4x प्लस इसको कुछ मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मान लीजिए, तो ये मान लीजिए हो गया आपका 5x प्लस 5 प्लस 2 है 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7, है ना। ऐसा कुछ इक्वेशन हम ले लेते हैं। ये 3 इक्वेशन है, ये तीनों ही इक्वेशन जो है वो अलग अलग प्लेन के इक्वेशन है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो एक प्लेन का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, जैसे मान लीजिए P1 है और ये प्लेन P2 है और ये प्लेन P3 है। तो यदि मैं P3 प्लेन को लिखना चाहूँ तो क्या मैं लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? तो अब यदि ध्यान से देखिए तो 1 टाइम्स P1 मतलब इसको मैं x प्लस वाई प्लस जेड लिख लूँ, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड 1 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स P2, है ना, P2 मतलब हमारा ये वाला दैट इज 2x प्लस 3y प्लस 5z लिख लूँ, है ना, प्लस 1 मतलब इधर वाला साइड में बोल रहा हूँ इज इक्वल टू आपका 1 प्लस 2 टाइम्स 3, है ना, 2 टाइम्स 3 दैट इज 7, ठीक है ना। मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करूं और ऐड कर दूं तो यही आ जाएगा, है ना। इस इक्वेशन को, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा थर्ड इक्वेशन बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फैमिली ऑफ प्लेन्स, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट है। कि मतलब इस तरीके से मान लीजिए 2 प्लेन यदि है ना, तो इस एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनता हुआ नजर आता है हमें, जैसे 2 प्लेन है, जैसे बुक्स के 2 पेजेस होते हैं उस तरीके से। और ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले जितने भी प्लेन्स होंगे उन सब का इक्वेशन, उसी का इक्वेशन है ये। मतलब 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उससे एक लाइन बन रहा है, उस लाइन से पास करने वाले बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स हो सकते हैं। 2 प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइटली मेनी प्लेन पास होते हैं। तो उन सभी प्लेन्स का जो सॉल्यूशन होगा उन तीनों का, वो भी इनफाइनाइटली मेनी होगा। तो इस केस में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। और ये हम चेकिंग कैसे कर सकते हैं? सिंपल चेकिंग ये इस तरीके से कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि क्या 2 को यूज करते हुए तीसरा बना सकते हैं। मतलब P1 प्लस k टाइम्स P2 P3 के बराबर यदि है, जहाँ पे k कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे बात। P1 प्लस k टाइम्स P2 यदि P3 प्लेन के बराबर आ जाता है, जहाँ पे k निकाला जा सकता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय k टाइम्स दिस, क्या वो इसके बराबर आएगा और साथ ही साथ इधर वाला भी बराबर हो जाएगा क्या? 1 प्लस 3k क्या 7 के बराबर है सेम k के लिए? तो उस कंडीशन में जब हम ऐसा देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं, जैसे इस वाले केस में तो है, यदि आप यहाँ पे P1 मतलब ये पूरा का पूरा x प्लस वाई प्लस जेड लिख रहे हैं, प्लस k टाइम्स 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5x प्लस 3y प्लस 5z करें और x के कोफिशिएंट से k का वैल्यू, इससे k का और इसका से k का और इससे k का जो वैल्यू आएगा वो यदि सम सेम आ रहा है, सब में बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि इन दोनों के टर्म्स में इसको लिखा जा सकता है। एंड सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हैं, यदि इन दोनों को यूज करके ये आ जाए, है ना, P1 प्लस P2 प्लस k टाइम्स P3 ये आ जाए, जो कि आएगा इस वाले केस में, तो उस कंडीशन में जो है वो हम कहते हैं कि इस तरीके के प्लेन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और इस तरीके का जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी समझना होगा। जैसे इस तरीके का है, ऐसा 2 प्लेन है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा कि लेट x इक्वल टू लैम्डा, है ना, x यदि लैम्डा लिख लूँ, थर्ड वाले केस में देखिए,
तो ये लैम्डा प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आएगा y प्लस जेड इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ से आएगा 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा। क्लियर। अब यहाँ से आप x तो लैम्डा है और y एंड z भी हम लैम्डा के टर्म में निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन है। सिमिलर से कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, यदि आप x को लैम्डा लिख लें तो y और z में 2 इक्वेशन बन जाएंगे, उसको तीसरे में सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो सब चीजें जो है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसका एक बार बता देता हूँ, इसको मैं 2y प्लस 2z इक्वल टू 2 माइनस 2 लैम्डा लिख लेता हूँ, और इसको लिख लेता हूँ 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा। सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 2y कैंसिल होगा, 2z में से 3z जाएगा तो माइनस z, 2 माइनस 2 लैम्डा में से 5 माइनस लैम्डा माइनस होगा तो 2 माइनस 5 इज माइनस 3, माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा इज माइनस लैम्डा। तो z जो हो गया वो हमारा हो गया 3 प्लस लैम्डा। अब देखिए z यदि 3 प्लस लैम्डा है तो y भी निकल जाएगा, तो y हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज माइनस 2 माइनस लैम्डा दैट इज माइनस 2 लैम्डा। ओके, so x इक्वल टू लैम्डा, y इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, z इज इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा। So that is lambda belongs to any real number, यहाँ लिख देना, और ये सॉल्यूशन हो गया इसका। क्लियर। दैट मीन्स x की वैल्यू यदि मैं 0 लूँ तो y माइनस 2 और z 3 आएगा, तो 0 माइनस 2 3 एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से लैम्डा का वैल्यू 1 लूँ तो अकॉर्डिंगली उसके लिए लैम्डा इसमें पुट करके आ जाएगा। तो बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, जिससे कि ये क्रैमर्स रूल जो है वो हम सॉल्व कर पाते हैं इसके क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो कि 3 वेरिएबल्स में यहाँ दिया हुआ है। इसमें d1 d2 d3 सब जीरो होते हैं ना, ये तीनों जीरो होगा तो उस तरीके के सिस्टम को होमोजीनियस कहते हैं। इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, मान लीजिए 2 जीरो है लेकिन यहाँ नॉन जीरो हो गया, कम से कम एक भी जीरो नहीं है यदि, तो उस तरीके के सिस्टम को नॉन होमोजीनियस कहते हैं। ठीक, तो ये वाला जो सिस्टम है उसको हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसमें एक खास बात होती है कि इसका जैसे आप डी निकालेंगे वो तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 आएगा, लेकिन d1 d2 d3 जिस तरीके से हम निकाल लेते हैं उस तरीके से यदि हम निकालें तो सब जीरो आएंगे। क्यों? क्योंकि D1 वाले केस में आपका फर्स्ट कॉलम में जीरो रहेगा, ये फर्स्ट कॉलम में रहता है ना D1 में, D2 में सेकंड कॉलम में रहेगा 0 0 0 और D3 में थर्ड कॉलम में रहेगा 0 0 0, तो तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये बात हमें समझ में आ जाती है। अब जैसे ही मुझे ये बात समझ में आती है तो यहाँ पे 2 केसेज हम लेते हैं कि यदि D 0 नहीं हुआ, D यदि 0 नहीं हुआ है ना, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं है, x तो वैसे ही निकलेगा, d1 बाई डी एक्स होगा, y होगा d2 बाई डी, और z होता है d3 बाई डी, है ना, यही फॉर्मूला बताया था। अब यदि d 0 नहीं है उस कंडीशन में x का वैल्यू यदि आप निकालोगे तो वो 0 आएगा, और y भी 0 आएगा, और z भी 0 आएगा। तो इसमें यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन है, यूनिक एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। d 0 नहीं होने से क्या होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। सिंपल याद रखिए, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, दैट इज ऑल जीरो आएंगे, x0 y0 z0 आएंगे। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि यदि d 0 हो जाए, है ना, d यदि 0 हो जाए, ठीक है, क्लियर। तो d यदि 0 होगा तो ये वाला कंडीशन तो आएगा ही, है ना, x0 y0 z0 आएगा, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, और भी सॉल्यूशन आएंगे उस सिस्टम के, ठीक है ना। तो हम कहेंगे क्या? d इक्वल टू 0 हो जाए, d1 d2 d3 तो पहले से 0 है, तो x क्या हो जाएगा? 0 बाई 0, y 0 बाई 0, z 0 बाई 0, मतलब सब 0 हो जाए, d इक्वल टू 0 हो जाए, और बाकी d1 d2 d3 तो इस केस में 0 रहता ही है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि d यदि 0 हो जाए देन सिस्टम हैविंग इनफाइनाइट non-trivial solution including trivial, including ये सॉल्यूशन तो आएगा ही, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 सॉल्यूशन तो आएगा ही,
लेकिन इसमें और भी सॉल्यूशन होंगे क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इसके, तो इसमें जो है वो सिस्टम का जो सॉल्यूशन है उसको हम नॉन ट्रिवियल कहते हैं। तो कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाता है, ऐसे आपको बोल दिया जाएगा कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, या सिंपल ये बोलेगा कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। समझ रहे हैं बात, मोर देन वन सॉल्यूशन है इस सिस्टम का। तो सिस्टम का या तो एक सॉल्यूशन होता है या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, 2-3 सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो if a question says that if a system of linear equation having such type of system of equation having more than one solution, तो आपको समझ लेना है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, क्लियर। तो यही दो कॉन्सेप्ट हैं इसके में। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक एक करके, प्रॉब्लम जो है वो हम लोग कर लेते हैं इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2010 में AIEEE में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। दिया हुआ है x1 + 2x2 + x3 = 3, 2x1 + 3x2 + x3 = 3, 3x1 + 5x2 + 2x3 = 1। The system has ऑप्शन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डी निकालना चाहिए। और डी कैसे निकालते हैं हम लोग, डी किसको बोलते हैं, देखिए 1 2 1 1 2 1 यहाँ लिख लीजिए, 2 3 1 2 3 1 और ये 3 5 2 3 5 2। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा यदि मैं निकालूं तो डायरेक्टली जो है वो मुझे दिख रहा है ये 1 × 6 - 5, 1 × 6 - 5 -2 × 4 - 3 प्लस 1 × थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर हो तब तो आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए, छोटा नंबर है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, उतना ही टाइम लगेगा। 10 - 9 ये हो जाएगा 1 - 2 + 1 दैट इज 0, है ना। तो डी 0 है। इस तरीके के सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ये, है ना। नॉन होमोजीनियस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें ये 0 नहीं है सारे के सारे, ठीक है। सारे 0 होते हैं तब हम होमोजीनियस कहते हैं, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस है। तो डी 0 आ रहा है। डी जब 0 आ जाता है ना तो हमें देखना चाहिए कि D1 D2 D3 वो भी यदि सारे के सारे 0 होंगे, ठीक है ना, तब सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। एक भी यदि नॉन 0 आ गया तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यही दो केसेस जिसमें बनते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है या तो नो सॉल्यूशन हो सकता है। ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो इसका आएगा ही नहीं क्योंकि डी ही 0 हो गया। डी नॉन 0 होता तब तो यूनिक सॉल्यूशन होता, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है कभी भी, है ना। इस सिस्टम के क्या होते हैं, या तो 1 सॉल्यूशन होते हैं या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 1 0 या तो इनफाइनाइट, यही हो सकता है, ठीक। ये तो पहले ही बी ऑप्शन तो वैसे ही दिया हुआ था, ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, यहीं से समझ में आ गया क्योंकि डी 0 आ गया। डी 0 आने का मतलब होता है इनफाइनाइट या तो नो सॉल्यूशन, अभी भी ऑप्शन में प्रॉब्लम है। तो D1 जो है वो हम निकालते हैं, 3 3 1 आएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर लिखेंगे 2 3 5 2 3 5 और फिर आएगा 1 1 2 1 1 2। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए जल्दी निकालना हो तो कैसे करेंगे, 3 - 3 तो इसको 0 बना लीजिए, 2 - 3 दैट इज -1, है ना, और 1 - 1 0। तो इससे क्या होगा कि आप रो 1 को इंटरचेंज कर रहे हैं रो 1 माइनस रो 2 से, और आपका जल्दी सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अब निकाल सकता हूँ, दैट इज -(-1) मल्टीप्लाइड विद इसको हटाइए तो 6 - 1, ठीक है। इस रो को और इस कॉलम को हटाएंगे तो 3 2 6 - 1 दैट इज 5 आ जाएगा इसका वैल्यू, है ना। -(-1) इज +1 × 5 5 आ गया। तो D1 0 नहीं आ गया, आगे मैं चेक नहीं करूंगा D1 क्या है, 0 नहीं है। यदि D1 0 आता तो फिर मैं D2 चेक करता कि D2 0 है या नहीं, ठीक है। तो D1 D2 D3 तीनों जब 0 होते हैं और D भी जब 0 होता है, मतलब सारे के सारे जब 0 हो, D 0 हो और D1 D2 D3 सब 0 हो, तब तो होता है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हमने पढ़ा है अभी। लेकिन यहाँ पे कम से कम एक भी यदि नॉन 0 आ जाता है D1 D2 D3 में से तो सिस्टम का सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो इसका क्या हो गया आंसर, नो सॉल्यूशन। तो ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए यहाँ पे द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिया हुआ है इक्वेशन, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन तीनों x + λy - z = 0। इस तरीके में जब तीनों 0 हो राइट साइड के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसका बोला गया है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि इस कंडीशन में डी कितना होता है, 1 λ - 1 1 λ - 1 λ - 1 लिख लीजिए यहाँ से, λ - 1 - 1 और 1 1 - λ 1
1 माइनस लैम्डा, ये लिख लिया मैंने। लेकिन D1 D2 D3 जो होता है इसका वो सब जीरो होगा। क्यों होगा वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक तो कॉलम सबका ही जीरो रहेगा। ठीक, तो अभी बताया था कि इस तरीके के केस में जब आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और उसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है, उसका मतलब है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, क्योंकि दो ही तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। यदि डी नॉन जीरो हुआ तो उस कंडीशन में एक्स वाई जेड सारे जीरो आएंगे और वो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आने का मतलब इस केस में होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है सिस्टम का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसका मतलब डी जीरो होगा। क्लियर, ये जो डी है वो जीरो है। तो इसको जीरो कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा जीरो बनाने का कोशिश करना चाहिए। तो 1 माइनस 1 जीरो, लैम्डा माइनस 1 लिख लेना है, और इधर कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस लैम्डा, दैट इज लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ भी ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। यहाँ से सबसे पहले तो लैम्डा माइनस 1 यदि बाहर गया फर्स्ट कॉलम से तो ये 0 1 1 हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 और 1 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो लिख लेंगे। क्लियर, अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं इधर की साइड में। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस 1 तो कॉमन आया ही है। अब यदि मैं ध्यान से देखूं तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा देखते हैं। 1 माइनस 1 तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, और 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा। तो लैम्डा माइनस 1 तो बाहर ही निकाला है, इसका वैल्यू ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो ये 1 हो गया आपका 1, और ये लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा, दैट इज लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो बचेगा। ठीक है ना, 1 ये इसको हटाया तो लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू एक तो जीरो आएगी, एक 1 आएगा और एक माइनस 1 आएगा। ठीक है, लैम्डा क्या क्या आ रहा है 0 1 माइनस 1। ठीक, इसका मतलब ये हो जाता है कि इस सिस्टम का क्या है एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए ये ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू a, 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू b, x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू c have at least one solution, then relationship between a, b and c। a, b और c में क्या रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, या a माइनस बी प्लस सी जीरो होगा, या माइनस a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, या a प्लस बी माइनस सी जीरो होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, कम से कम एक सॉल्यूशन है। मतलब एक सॉल्यूशन है या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो उस कंडीशन में 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो इसका d जो है वो निकाल लेते हैं। तो d क्या होगा 1 माइनस 2 1 2 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 एंड 1 3 माइनस 3। इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो देखता हूँ कितना होगा ये 1 माइनस 1। देखिए सब सिंपल सा जो है, जल्दी यदि करना है तो 1 माइनस 1 जीरो लिख लेता हूँ इसको। 2 माइनस माइनस 2 दैट इज 2 प्लस 2 तो ये 4 हो जाएगा, और 1 माइनस माइनस 3 1 माइनस माइनस 3 दैट इज 1 प्लस 3 तो ये भी 4 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो ये 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। यहाँ भी 1 माइनस 3 जो है वो आपका हो जाएगा माइनस 2, और माइनस 2 माइनस माइनस 3 दैट इज माइनस 2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर, तो इस तरीके से आप एक ही लाइन में सारा कुछ कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 4 टाइम्स प्लस माइनस प्लस, तो 4 टाइम्स माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज प्लस 2। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका जीरो। ये समझ में आ जाता है हमें। और जब डी जीरो हो और कम से कम एक सॉल्यूशन की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि डी नॉट इक्वल टू जीरो जब होता है तब होता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन। लेकिन जब डी जीरो हो जाता है ना, जब डी जीरो हो जाता है, डी इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब हो गया कि D1 D2 D3 सबको जीरो होना पड़ेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तभी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से D1 निकालते हैं। तो D1 हो जाएगा हमारा कितना, A B C माइनस 2 1 3 माइनस 2 1 3 एंड 1 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 3
और ये 0 होना चाहिए, D2 भी 0 होना चाहिए, D3 भी 0 होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा कंडीशन ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 3, अब इसमें -2 + 1 कर रहे हैं, तो -2 + 1 इज -1, 1 + -2 दैट इज -1, एंड 3 + -3 इज 0। क्लियर। अब देखिए ए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ सकता है, तो आपको a - b यहाँ लिखेंगे, -1 + -1 दैट इज ये 0 हो जाएगा आपका, और 1 - -2 दैट इज 1 + 2 दैट इज ये 3 हो जाएगा। अब आपका इसका वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये -1 टाइम्स इसको और इसको हटा दिया, तो a - b × -3, a - b × -3 -3c ऐसा कुछ इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस को तो छोड़िए, 3a ये आपका हो जाएगा -3a + 3b - 3c इक्वल टू 0, और यहाँ से -3 यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a - b + c इक्वल टू 0। तो a - b + c 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि टाइम जो है वो हमारा उतना है नहीं हमारे पास एक क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चंस जो है वो मैं डिटर्मिनेंट के ऊपर, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं पहले, और इसके ऊपर भी क्रैमर्स रूल के ऊपर भी और भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें हम देखेंगे कि 2x2 और जो 2 वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उन पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3 वेरिएबल्स में भी, और जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।